मंजू देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अजीत और छोटा बेटा सुमित। दोनों में मात्र 2 साल का अंतर था। मंजू देवी ने एक साथ ही दोनों बेटों की शादी तय कर दी, क्योंकि उन्हें उनके मनमाफिक 2 लड़कियां मिल गई थीं। बड़े बेटे अजीत की शादी उन्होंने कामिनी से तय की और छोटे बेटे सुमित की शादी निकिता के साथ। मंजू देवी का मन था कि दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दी जाए, ताकि वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। मंजू देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे, तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियां वक्त पर निभा लेना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा। लेकिन होने वाली छोटी बहू निकिता के मायके वाले अभी निकिता की शादी 2 साल तक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि निकिता की पढ़ाई चल रही थी। इसलिए मंजू देवी ने निकिता और सुमित की सगाई करके 2 साल बाद शादी करने की सोची और कामनी और अजीत की शादी करवा दी। कामनी मंजू देवी के घर उनकी बड़ी बहू बनकर आ गई। सब कुछ अच्छे से हो गया। छोटी बहू और उसके मायके वाले भी शादी में आए। सब काफ़ी अच्छे से हो रहा था। छोटी बहू निकिता भी काफ़ी मिलनसार थी और सबसे बहुत अच्छे से बोलती बतियाती थी। आखिर 2 साल बाद वह भी तो इसी घर की बहू बनने वाली थी। कामनी ने ससुराल में जाकर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। मंजू देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी और बहू से उनकी अच्छी बन रही थी। निकिता भी बीच बीच में मंजू देवी के घर यानी कि अपने होने वाले ससुराल में आती रहती थी। उसके आने पर मंजू देवी हर बार यही बोलती कि बस अब जल्दी से तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर तुम्हें भी जल्दी से इस घर की छोटी बहू बनाकर मैं ले आऊं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। कामनी और निकिता की बहुत अच्छी बनने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। निकिता को कुकिंग का बहुत शौक था। वह जब भी आती थी अपने हाथ की बनी कोई रेसिपी लेकर जरूर आती थी। सबको घर में वह रेसिपी बहुत पसंद आती थी। कामिनी हमेशा बोलती थी कि निकिता, खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद मेरे हाथों में नहीं। तुम जब इस घर में ब्याह कर आओगी तो मैं तुमसे सारी रेसिपी अच्छे से सीखूंगी। और निकिता बोलती थी, बिल्कुल भाभी, मैं बिल्कुल अपने जैसा खाना बनाना आपको सिखा दूंगी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अजीत और कामिनी की शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। अब मंजू देवी ने कामिनी और अजीत से बोलना शुरू कर दिया कि देखो, अब मेरी उम्र हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अपने जाने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी कर लूँ और अपने पोते पोतियों का मुंह भी देख लूँ। तो अब तुम लोग जल्दी से मुझे पोते या पोती का मुंह दिखा दो। उसके बाद जल्दी से निकिता भी आ जाए तो सुमित का बच्चा भी मैं देख लूँ, ताकि आराम से इस दुनिया से जा सकूँ। अब मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब तक मेरा शरीर साथ देगा। वैसे ऐसा नहीं था कि कामनी और अजीत अभी बच्चा करना नहीं चाह रहे थे, पर अभी तक कामनी कंसीव नहीं कर पाई थी। पर अभी वक्त भी कितना हुआ था उनकी शादी को, तो उन्हें लगा धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कामनी कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब मंजू देवी को भी थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कामनी और अजीत से बोला कि तुम लोग डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी होगी तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाएगी। वक्त रहते इलाज करवा लो। कामनी और अजीत को भी मंजू देवी की बात बिल्कुल सही लगी और वह लोग डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने दोनों का सारा चेकअप किया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने बोला, आप लोगों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक दूसरे को वक्त दीजिए। अभी आपकी शादी को 1 साल ही हुआ है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। बच्चा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामनी और अजीत वापस घर आ गए। मंजू देवी ने भी राहत की सांस ली कि चलो, दोनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कामनी कंसीव नहीं कर पा रही थी। वह धीरे धीरे डिप्रेस होती जा रही थी। मंजू देवी को भी अब चिंता होने लगी थी। 2-3 डॉक्टरों से अब तक कामनी और अजीत मिल चुके थे और सब ने यही कहा था कि किसी में कोई कमी नहीं है। कामनी अब उदास रहने लगी थी। निकिता बीच बीच में आया करती थी और कामनी को उदास देखकर उससे बहुत प्यारी बातें किया करती थी, ताकि कामनी का मूड ठीक हो जाए। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार हो गया था। निकिता जब भी मंजू देवी के घर आती, वह कामनी के लिए अपने हाथों की बनाई कोई ना कोई स्पेशल डिश जरूर लाती, क्योंकि उसे पता था कि कामनी बहुत डिप्रेस है और उसका मूड ठीक करने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कामनी भी निकिता को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और सोचती थी वह कितनी नसीबों वाली है कि उसे इतनी अच्छी सास और देवरानी मिले हैं जो हर तरह से उसका साथ देते हैं। सासू माँ भी कामनी को समझाती थी कि कोई बात नहीं,
जब कोई कमी नहीं है तो आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। सुमित भी अपने बड़े भाई अजीत को सांत्वना देता था कि टेंशन मत लो भाई, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित और अजीत अपने पापा के बिजनेस को ही संभालते थे और मिलकर आपस में काम करते थे, और होने वाला प्रॉफिट दोनों अपने पास 40-40% रखते थे और 20% मंजू देवी अपने पास रखती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी तरह देखते देखते 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कामिनी माँ नहीं बन पाई। अब सुमित और निकिता की शादी का वक्त आ चुका था और निकिता भी अब मंजू देवी की बहू बनकर उनके घर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत घुल मिल कर रहते थे। निकिता और सुमित की शादी को भी लगभग 6 माह बीत गए और कामनी और अजीत की शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। मंजू देवी को अब कामनी और अजीत से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, पर उन्हें पता था इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। इसलिए अब उन्हें सुमित और निकिता का ही भरोसा था कि वह दोनों ही उन्हें पोते या पोती का मुंह दिखाएंगे। और उन्होंने निकिता और सुमित से बोलना शुरू किया कि देखो, अब तुम लोगों की शादी को 6 महीना बीत चुका है। अब तुम लोग बच्चे के लिए कोशिश करो, वक्त पर बच्चा हो जाए तो सही रहता है। कामनी और अजीत को भी आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। मंजू देवी कभी भी नहीं चाहती थी कि कामनी को इस बात का बुरा लगे कि वह माँ नहीं बन पा रही है और उसकी सास उसे कोई ताना मार रही हैं। मंजू देवी बहुत ही समझदार औरत थी। निकिता और सुमित भी बहुत सोच समझकर कुछ बोलते थे कि कहीं कामनी और अजीत को बुरा न लग जाए। खैर, इसी तरह से वक्त बीत रहा था। अब कामनी और अजीत ने भी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी कामनी गर्भवती नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद निकिता गर्भवती हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कामनी और अजीत भी बहुत खुश थे कि चलो, अब घर में एक नन्हा मेहमान तो आएगा जिससे पूरे घर में रौनक हो जाएगी। कामनी निकिता का पूरा ख्याल रखती थी। मंजू देवी भी बहुत खुश थी अपनी अगली पीढ़ी को देखने के लिए। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और निकिता का गर्भ लगभग 3 माह का हो गया था। एक दिन निकिता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब लोग उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने निकिता का चेकअप किया और बोला, बच्चा पेट में मर चुका है, तुरंत निकिता का अबॉर्शन करना पड़ेगा। अब सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि यह सब कुछ कैसे हो गया। अभी निकिता की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी थी, तो डॉक्टर ने निकिता का अबॉर्शन कर दिया। निकिता घर आ चुकी थी और काफ़ी दुखी थी। घर में सब लोग काफ़ी दुखी थे, पर सबको पता था कि निकिता और सुमित का दुख सबसे ज़्यादा है। इसलिए सब उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद निकिता दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी ठीक वही हुआ। 3 महीने के बाद निकिता का दोबारा गर्भपात करवाना पड़ा। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी को बच्चा ही नहीं हो पा रहा, सब कुछ ठीक होते हुए भी, और निकिता का बार बार अबॉर्शन हो जा रहा है। कुछ वक्त के बाद निकिता तीसरी बार गर्भवती हुई थी। वह पूरी सावधानी रख रही थी। धीरे धीरे 3 माह बीत गए। इस बार निकिता कामनी से बहुत दूर दूर रह रही थी और बराबर डॉक्टर के संपर्क में थी। 4 महीने बीत चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक था। मंजू देवी ने एक दिन निकिता से बोला, चलो, इस बार सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान करे कि सब ठीक रहे और तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। लेकिन निकिता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मंजू देवी से कहा, मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कामनी दीदी खुद माँ नहीं बन पा रही हैं, इसलिए वह यह नहीं चाहती कि मेरा भी बच्चा हो, और मेरा बच्चा बार बार वही मार रही हैं। इस बार मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ, तो देखिए अभी तक सुरक्षित हूँ। मैं उनका दिया लिया कुछ भी नहीं खाती। निकिता ने इस तरीके से यह बात कही कि मंजू देवी के अंदर भी यह बात घर कर गई कि ऐसा हो सकता है, और मंजू देवी ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए इतनी ज़्यादा उत्साहित हो चुकी थी कि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। निकिता और सुमित ने मंजू देवी से साफ साफ कह दिया था कि कामनी के रहते उनका बच्चा सुरक्षित नहीं है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। मंजू देवी जैसी समझदार महिला भी बच्चे के लालच में उनकी बातों को सच मान रही थी। सच क्या था या तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इस बार मंजू देवी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह अजीत और कामनी के पास गई और बोला, देखो अजीत, मैं यह नहीं कह रही कि तुम दोनों कोई गलती कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक निकिता का बच्चा ना हो जाए तुम दोनों हमारे दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे दोनों भाई मिलकर बिजनेस चलाते हो, बस घर अलग हो जाएंगे।
अजीत और कामनी कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बातों का कोई मोल नहीं, क्योंकि वह इस घर को वारिस नहीं दे पाए हैं। लेकिन दोनों बहुत दुखी थे, इतना बड़ा लांछन उनके ऊपर लगा दिया गया था। दोनों चुपचाप अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए, बिना किसी शिकायत के। पर कामनी अंदर तक टूट गई थी, बिना सच्चाई जाने उसकी सास ने उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। मंजू देवी भी अंदर से खुश नहीं थी, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। निकिता और सुमित अब बहुत खुश थे। कामनी और अजीत भी समझ चुके थे कि अब उनके घर में उनकी वह जगह नहीं। उन्होंने खुद सबसे बहुत दूरी बना ली, क्योंकि अब वह कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ समय के बाद निकिता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मंजू देवी बहुत खुश थी और वह अपने पोते में पूरी तरह से अपने बड़े बेटे बहू को भूल गई, क्योंकि पोता तो आखिर उनके छोटे बेटे बहू ने दिया था। धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर गया। इस बीच अजीत ने अपना अलग बिजनेस भी शुरू कर लिया और पिताजी का सारा बिजनेस सुमित ने ले लिया। अजीत और कामनी एक छोटे फ्लैट में तो शिफ्ट हो ही चुके थे और वह बड़ा घर सुमित और निकिता का हो चुका था, क्योंकि कामनी ने साफ बोल दिया था कि उस घर में उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा है, इसलिए वह कभी दोबारा उस घर में रहना नहीं चाहती। एक दिन कामनी को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है, और जब उसने चेक किया तो सच में वह गर्भवती थी। अजीत और कामनी में खुशी की लहर दौड़ गई। कामनी अपना पूरा ख्याल रखने लगी, लेकिन कामनी ने इस बारे में मंजू देवी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह अभी तक उस बात को भूली नहीं थी कि मंजू देवी ने ना बोलते हुए उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। कामनी ने अपने घर में एक कामवाली को रख लिया ताकि वह अपना पूरा ख्याल रख सके। कामनी एक दिन डॉक्टर के पास जा रही थी तो कामवाली ने पूछा कि वह किस डॉक्टर को दिखा रही है। कामनी ने जब डॉक्टर का नाम बताया तो कामवाली ने बोला, वह डॉक्टर अच्छा नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। इस पर कामनी ने बोला, अरे नहीं, वह बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरी देवरानी का भी उसी ने इलाज किया था। उसके तो 2-3 बच्चे शुरू में ख़राब हो गए थे, उसके बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, इसलिए मैं भी उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। काम वाले ने बोला, भाभी आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं, वह सच में अच्छा डॉक्टर नहीं है। मेरा पति उसी अस्पताल में वार्ड बॉय है, आप बोलिए तो मैं आपको अपने पति से मिलवा दूंगी, वह आपको सारी सच्चाई बता देगा। कामनी को लगा ऐसा क्या है, उसने अजीत से इस बारे में बात की। अजीत ने कामवाली के पति को बुलाया। कामवाली का पति मोहन कामनी के घर आया। उसने बोला, मैडम आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बीवी ने आपके बारे में बताया, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत जगह पर जाएं। वह अच्छे डॉक्टर नहीं है। अजीत ने मोहन से बोला, क्यों भाई, ऐसा क्या करते हैं वह? मेरे भाई की पत्नी की डिलीवरी भी वहीं पर हुई है और इसके पहले उसके 2 अबॉर्शन हुए थे, फिर भी उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वार्ड बॉय यह सारी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, आप लोगों को कुछ भी सच्चाई नहीं पता है, आप लोग बहुत भोले हैं। तो अजीत ने बोला, तो तुम ही सच्चाई बता दो। मोहन ने बोला, जरा अपने भाई और उनके पत्नी की फ़ोटो तो दिखाइए, जरा मैं भी तो देखूं। और जब अजीत ने अपने मोबाइल पर सुमित और निकिता की फ़ोटो दिखाई तो मोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, इनका अबॉर्शन हुआ नहीं था, इन्होंने अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि इनके पेट में लड़की थी। अजीत ने बोला, यार तुम क्या बोल रहे हो? मोहन ने बोला, यही तो धंधा है डॉक्टर साहब का, वह पहले ही चेक करके बता देते हैं कि पेट में लड़की है या लड़का, और जिसे लड़की नहीं चाहिए होती उसे बोल देते हैं कि तुम्हारे पेट में बच्चा मर गया और तुम्हारा तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा। और इसी तरह से वह लड़की की भ्रूण हत्या भी कर देते हैं और खुद पर कोई दाग भी नहीं लगने देते। कई बार माँ बाप इसमें शामिल होते हैं तो कई बार माँ बाप नहीं जानते, बल्कि उनके घर वाले डॉक्टर साहब से मिलकर और यह बुलवाकर कि पेट में बच्चा मर गया है, गर्भवती का अबॉर्शन करवा देते हैं। पर आपके भाई और उनकी पत्नी का फ़ोटो देखकर मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूँ, सब कुछ इन दोनों ने ही किया है और किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर साहब के साथ ही रहता हूँ और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब तो अजीत और कामनी के होश उड़ गए। कोई इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है और क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर उसके बाद कामनी को टारगेट क्यों किया? अजीत और कामनी के होश उड़ गए थे। यह सब कुछ सुनकर कामनी के दिमाग में अब एक बात और आई। उसने अजीत से बोला, अजीत तुमने एक बात पर गौर किया, जब तक मैं उस घर में रही मैं गर्भवती नहीं हो पाई।
जब तक मैं निकिता के टच में रही मैं गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि वह शादी के पहले से ही घर आती थी। और जब से मैं निकिता से दूर हुई हूँ और उस घर से दूर हुई हूँ, मैं गर्भवती हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने हमेशा तो यही बोला है कि मेरे और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है। अब तो अजीत का भी माथा ठनक गया। उसने मोहन से पूछा, एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा भी देते हैं जिससे कि औरत गर्भवती ना हो पाए और किसी को कुछ पता भी ना चले? मोहन ने बोला, साहब मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। वह बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। निकिता मैडम और सुमित साहब काफ़ी पहले से डॉक्टर साहब के पास आते थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और वह डॉक्टर साहब से गर्भ रोकने के लिए दवाई लेते थे। अब वह दवाई किसके लिए लेकर जाती थी यह तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, वह काफ़ी समय तक ऐसा करते रहे और उसके बाद 2 बार वह गर्भवती हुई, लेकिन दोनों बार उनके गर्भ में लड़की थी, इसलिए उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया। और तीसरी बार जब बेटा था, उन्होंने उसे जन्म दिया। अब अजित और कामनी को सारा खेल समझ में आ गया था। तीसरी बार जब निकिता के घर में बेटा था, तब उसने मंजू देवी के मन में यह बात भरी कि कामनी ही सब कुछ कर रही है, और कामनी को वहाँ से हटा दिया ताकि सारा घर वह अकेले हड़प सके और सारा बिजनेस उसका पति अकेले हड़प सके। और पहले 2 बार जब उसे अबॉर्शन करवाना था तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और डॉक्टर ने पेट में बच्चा मरने की बात कही। सब कुछ उन दोनों ने डॉक्टर के साथ मिलकर प्री प्लान कर रखा था, और सारा इल्ज़ाम कामनी के सर पर डालकर बड़ी सफाई से उन दोनों को घर और बिजनेस से अलग कर दिया। कितने दिमाग से खेला था इन लोगों ने, क्योंकि अजीत तो फैमिली बिजनेस से दूर हो चुका था और इतने बड़े घर को भी उन लोगों ने छोड़ दिया था और कभी भी वहाँ नहीं जाने की सोच ली थी। तो अपने आप ही सब कुछ निकिता और सुमित के हाथों में जा चुका था। उधर मंजू देवी अपने पोते के मोह में पागल थी। उन्होंने कभी अपने दिमाग से कुछ सोचा ही नहीं। मोहन अपना नाम उजागर ना करने की प्रार्थना करके सारी सच्चाई बताकर वहाँ से जा चुका था। अजीत चुपचाप डॉक्टर के पास गया और जाकर उसे अच्छे से धमकाया कि अपना यह गंदा धंधा वह तुरंत बंद कर दे, नहीं तो वह पुलिस को उसकी सारी करतूतें बता देगा, और अभी का अभी चलकर उसके घर पर उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताएं, नहीं तो अजीत पुलिस को फ़ोन करने में ज़रा भी देर नहीं करेगा। उसके बाद पुलिस सच्चाई खुद ही पता कर लेगी। डॉक्टर साहब को भी समझ में आ गया था कि वह फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने अजीत की सारी बात मान ली और वादा किया कि वह यह सारा गलत काम बंद कर देंगे। अजीत के साथ वह उसके घर गए। डॉक्टर साहब ने मंजू देवी को सारी सच्चाई बता दी कि सुमित और निकिता ने 2 बार गर्भ की जांच करवाई थी और गर्भ में लड़की थी, इसलिए उसका अबॉर्शन करवाने के लिए यह सारा नाटक किया था। और तीसरी बार जब बेटा था तो सब कुछ ठीक हुआ। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने यह भी बता दिया कि निकिता काफ़ी वक्त से गर्भ रोकने की दवाइयाँ उनसे लेकर जाती थी। अब यह वह जाने कि वह उन दवाइयों का इस्तेमाल किसके ऊपर करती थी। मंजू देवी के तो होश ही उड़ गए। अजीत ने डॉक्टर को अच्छे से धमकाकर वापस भेज दिया कि अगर उन्होंने अपना यह गलत धंधा बंद नहीं किया तो जेल जाने को तैयार रहें। अब कामनी ने बोलना शुरू किया, माँ जी, आपको याद है मेरी शादी के 2 साल बाद निकिता की शादी हुई, लेकिन यह लगातार मेरे टच में थी। लगभग हर महीने यह हमारे घर आती ही थी और कुछ ना कुछ बनाकर लाती ही थी, जिसे अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी। अब समझ में आ रहा है कि मैं गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस खाने में निकिता डॉक्टर से लाई हुई दवाइयाँ मिला देती थी ताकि मैं गर्भवती ना हो पाऊँ। खुद इतनी घटिया हरकत की और मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी निकिता और सुमित की। निकिता और सुमित किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे, क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी थी। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। मंजू देवी ने निकिता को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और पूछा, यह सब तुमने क्यों किया? तो निकिता ने भी ज़ोर से बोला, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं? अपने बेटे से पूछिए। और सुमित की तरफ देखने लगी। मंजू देवी को यकीन नहीं हुआ कि यह सब कुछ सुमित का किया धरा है। सुमित ने बोला, माँ, मैं सारी संपत्ति का इकलौता मालिक बनना चाहता था, भाई को रास्ते से हटाने का इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं था, और मैं चाहता था कि मैं इस खानदान को बेटा दूं, ताकि पूरी तरह से मैं इस खानदान का मालिक बन जाऊं और भाई की कभी कोई औलाद ना हो। इसलिए मैंने यह सब कुछ साजिश रची। सगाई के बाद ही मैंने निकिता को अपनी सारी योजना बता दी थी। इसमें निकिता ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं और निकिता इस पूरे घर के मालिक मालकिन बन गए, और आप अपने पोते के साथ खुश थीं।
हमें बेटी नहीं चाहिए थी, हमने उससे भी छुटकारा पा लिया और हम कभी नहीं चाहते थे कि भाई की औलाद हो, तो निकिता ने उसका इंतज़ाम भी कर दिया था। लेकिन हाँ, हम यह सोचना भूल गए कि जब हम इन्हें घर से निकाल देंगे तो उसके बाद तो निकिता धोखे से भाभी को गर्भ रोकने की दवा नहीं खिला पाएगी। बस यहीं पर हमसे गलती हो गई और उस गलती का वही परिणाम हुआ जो होना चाहिए था, भाभी गर्भवती हो गई। यह सुनकर मंजू देवी ने एक जोर का तमाचा सुमित को लगाया। इतने नीच और घटिया हो गए तुम, या तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दौलत के लिए, शोहरत के लिए अपने भाई की औलाद नहीं होने दी, अपनी अजन्मी बेटियों की जान ले ली तुम लोगों ने। अभी का अभी इस घर से निकल जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और हाँ, मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ और उसे जीवन भर प्यार करती रहूँगी। जब भी मैं फ़ोन करूँगी मेरे पोते को मुझसे मिलने के लिए भेज देना। और हाँ, तुम लोगों को यहाँ पर आने की और अपनी गंदी शक्ल मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। निकिता और सुमित के पास किसी की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी घटिया हरकत और घटिया चाल सबके सामने आ चुकी थी। वह चुपचाप उस घर से निकल गए। मंजू देवी अपनी गलती का पछतावा अपनी आंखों में आए आंसुओं से कर रही थी। कामनी और अजीत ने मंजू देवी को गले से लगा लिया और बोला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब हमें ही कुछ नहीं पता था तो आप कैसे जानती। मंजू देवी ने बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सारी सच्चाई सामने आ गई और अब तुम लोगों की भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। पर इस बात की शिकायत हमेशा भगवान से रहेगी कि मुझे ऐसी नीच घटिया औलाद क्यों दी, जिसकी इतनी घटिया सोच है। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। यह कहकर मंजू देवी अजीत के गले लगकर रोने लगीं।